पाठ गलता लोहा का पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। उसका उत्तर है, एक दिन जब धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना पाया तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी जबान का चाबुक का उपयोग करते हुए कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है, वहाँ विद्या का ताप नहीं पहुँचेगा। ये बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था। उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसे आगे पढ़ा सकें। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ तो पिता ने उसे धौकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर वह हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। धीरे धीरे वह इस विद्या में कुशल भी हो गया। उपयुक्त इन्हीं प्रसंगों में ही किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। अगला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो बचपन में ही नीची जात के धनराम जो था वो नीची जात का था, लुहार जाति का था, और मोहन जो था वो अच्छे कुल का था, यानी कि ब्राह्मण जाति का था। तो ये चीज़ उसके दिमाग में बैठा दी गई थी कि ऊंची जात वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक और पूरे विद्यालय का मॉनिटर, और मास्टर त्रिलोक सिंह का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा, यही सब बातें थीं। और आज बातों से भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। मोहन मास्टर जी के कहने पर धनराम को सजा देता था, लेकिन फिर भी वह मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उसे लगता था कि यह तो मोहन का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? तो धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हुआ। उसे इस बात पे आश्चर्य हुआ कि जो काम हमेशा मैं करता रहा, मोहन ने तो कभी इस काम को किया नहीं, लेकिन मुझसे कहीं अच्छा और मुझसे कहीं जल्दी ये काम करके दिखा दिया, तो उसे आश्चर्य होता है। तो धनराम उसकी कार्यकुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता कि जितना यह सोचकर कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जात के काम कैसे कर रहा था। यानी कि उस समय ये विचारधारा थी कि कोई भी उच्च कुल का व्यक्ति जो है वो निम्न जात के कार्यों को नहीं कर सकता है। तो लेकिन जब मोहन उस काम को करके दिखा देता है, यानी निम्न जात के काम को कैसे कर रहा है, तो उसे इस बात पे आश्चर्य होता है। और धनराम को इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जात को भुला करके यह काम स्वीकार कर लिया, यानी बिना किसी संकोच के, बिना किसी इस चीज़ पे ध्यान दिए कि हाँ कोई मुझे इस काम को करता हुआ देखेगा तो क्या सोचेगा, इन सारी बातों को ताक पर रख करके उस काम को उसने करके दिखा दिया। अगला प्रश्न है कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? तो मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला, क्योंकि उसके गांव में कितना सिर्फ 5 तक का स्कूल था, और अगर वो शहर नहीं जाता तो वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता। तो यदि वह गाँव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजदूरी का ज्ञान हुआ, और इसलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकरवादी बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद तो नहीं था, परंतु था तो उसके लिए नया ही। अगला प्रश्न है कि मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है और क्यों? तो धनराम द्वारा तेरा का पहाड़ा न याद कर पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग वचन कि उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है, और वह पहले वेद का प्रयोग करते थे मारने के लिए, और इस बार उन्होंने क्या किया था, उसे फटकारते हुए जबान की वेद लगा दी थी। ये कहते हुए लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफ दे नहीं होती जितनी कि जबान से की गई चोट होती है, क्योंकि जो जबान से चोट पहुंचाई जाती है वो हमेशा पूरे जीवन कचोटती रहती है।
और ये चोट कभी ना भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। मास्टर जी इस कथन के माध्यम से ये जताना चाहते थे कि पढ़ना लिखना धनराम की बस की बात नहीं है, वह तो केवल लोहे का काम कर सकता है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ, क्योंकि इसी कारण वह हीन भावना से ग्रसित हो आगे नहीं पढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गया, यानी कि जो काम उसके पिताजी करते थे उसी काम को वो करने लगा। अगला प्रश्न है कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो ये बात जो है किसने किससे कहा और उसके बाद में किस प्रसंग में कहा और किस आशय से कहा। और चौथा, क्या कहानी का आशय में यह स्पष्ट हुआ है। तो किसने किससे कहा। तो उपर्युक्त वाक्य पंडित बंशीधर ने अपने बिरादरी के युवक रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा। तो जब बंशीधर अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात की। इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए बंशीधर ने उपर्युक्त बात कही थी। अगला है कि किस आशय से कहा, किस उद्देश्य से कहा। तो बंशीधर ने उपर्युक्त वाक्य रमेश के प्रति कृतज्ञता के भाव में कहा। बंशीधर के कहने का आशय यह था कि जात बिरादरी का यही लाभ होता है कि मौके पर वे एक दूसरे की सहायता करें। चौथा है कि क्या कहानी का आशय में यह स्पष्ट हुआ है। तो इस कहानी में बंशीधर का आशय बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है। बंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वह पूरा ना हो सका। रमेश ने उनके बेटे को पढ़ाने के बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर उसका शोषण किया। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा प्रश्न है कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी के इस वाक्य को किसके लिए कहा गया है और किस प्रसंग में कहा गया है और यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो उपर्युक्त जो वाक्य है वो मोहन के लिए कहा गया है। और किस प्रसंग में कहा गया। तो जब मोहन ने भट्ठी में बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई मतलब क्या कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, तो त्रुटिहीन गोलाई में ढालकर सुडोल बना देता है, तब उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। और यह मोहन की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता है, अपने मित्र की मदद कर वह उदारता का भी परिचय देता है। क्वेश्चन नंबर 7, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है। यानी संघर्ष तो उसे गांव में भी करना पड़ा और शहर जाकर के भी करना पड़ा, तो दोनों में क्या फ़र्क है चर्चा करें और लिखें। तो गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क में क्या होता है, अंतर नहीं है। हालांकि गांव में वह प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था, स्कूल में और गांव में उसका सम्मान भी होता था, पर गांव में उसे गरीबी, साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाओं के साथ संघर्ष करना पड़ा। यानी कि जब वो पढ़ने के लिए जाता था तो क्या नदी पार करके वो जाता था, और जब बाढ़ आ जाती थी तो बड़ी समस्या होती थी, तो ये सारे संघर्ष उसे करने पर 4 मील पैदल चल के जाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें से संघर्ष करते हुए वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। और शहर में उसे दिन भर नौकरों की तरह काम करना और मामूली से स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई का मौका उसे नहीं मिल पाता था। आदि संघर्षों से उसे गुजरना पड़ा। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है। अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। ये आप लोग को अपने अपने विचार से स्वयं करना है। अगला प्रश्न है कि गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है, चर्चा करें। तो गलता लोहा कहानी का अंत हमें केवल सोचने के लिए मजबूर कर छोड़ देता है, क्योंकि कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आगे नहीं बताया जाता है कि मोहन फिर किस व्यवसाय को अपनाता है, क्या वही व्यवसाय अपनाता है या कुछ और करता है, उस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है।
तो मजबूर कर छोड़ देता है। कहानी के अंत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मोहन ने केवल सृजन का सुख लूटा या पुनः अपने खेती के व्यवसाय की ओर मुड़ गया, या उसने धनीराम का पेशा अपना लिया। यदि लेखक उस समय मोहन के पिता को भी वहाँ लाकर खड़ा कर देता, जो मोहन की सही कला को पहचानकर अपनी जातिगत परंपरा को भुलाकर अपने बेटे मोहन को उसकी इच्छा अनुसार का काम करने की छूट दे देते। तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।